हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकण की संरचना, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2, जिसमें हमारा याद है प्राकण की संरचना। प्राकण की संरचना में दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण, एक अंत आवरण। जो बाहर वाला होता है उसे बाह्य आवरण कहते हैं, जो अंदर वाला होता है उसे अंत आवरण बोलते हैं। और उसके अंदर द्रव्य भरा होता है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य के बाहर एक कायिक कोशिका होती है और नीचे वाले साइड में जनन छिद्र होती है। परागकण किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। परागकण परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रीय, अगुणित एवं गोल संरचना है। परागकण में एक ही कोशिका होता है और एक ही केंद्र होता है और अगुणित यानी कि द्विगुणित नहीं होता है और गोल संरचना होती है जिसे परागकण कहते हैं। परागकण के बाह्य आवरण और अंत आवरण के बारे में जानेंगे। सबसे छोटा परागकण मायोसिटिस और एल्वेस्टिस होता है और सबसे बड़ा परागकण जोस्टेरा होता है। परागकण में दो आवरण होते हैं, अभी हम बताए हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण। बाह्य आवरण के बारे में जानेंगे। बाह्य आवरण यह मोटा होता है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यह खुरदरा होता है, यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन कभी अपघटित नहीं होता है, यानी कि स्पोरोपोलेनिन एक द्रव्य है जो कभी अपघटित मतलब कभी नष्ट नहीं होता है। अब बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र बोलते हैं। अभी हम जो चित्र के अनुसार बता ही रहे थे, नीचे वाले को जनन छिद्र बोलते हैं। उसके बाद जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित रहता है। जैसे कि जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित का मतलब हो गया वो एब्सेंट रहता है, उसमें उपस्थित नहीं रहता है, उसमें प्रवेश नहीं करता है। और अंतःचोल के बारे में जानेंगे। यह पतला होता है, यह मधुरी एवं कोमल झिल्ली सदृश होता है। यह पतला होता है, कोमल मतलब एकदम मुलायम और सदृश होता है। अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। अंतःचोल किससे बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज से। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अंतःचोल किससे बना होता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं जानेंगे। परागकण के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। परागकण के अंदर बाह्यचोल और अंतःचोल के अंदर एक द्रव्य भरा रहा, फिगर के अनुसार हम बता रहे थे, उसे जीव द्रव्य बोलते हैं। परागकण में भी समसूत्री विभाजन होता है जिसमें दो कोशिका का निर्माण होती है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका के बारे में जानेंगे। कायिक कोशिका यह आकार में बड़ा होता है। पहले इसका आकार कायिक कोशिका का बड़ा रहेगा। प्रारंभ में इसका केंद्र बड़ा गोलाकार, लेकिन बाद में यह अनियमित आकार का हो जाता है। जैसे कि प्रारंभ में, शुरू में इसका केंद्र मतलब छिद्र बड़ा रहेगा और गोलाकार रहेगा, लेकिन बाद में अनियमित, यह बदल सकता है। यह निश्चित आकार का नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है, बाद में यह बदल सकता है। कायिक कोशिका से बाद में परागनली का निर्माण होता है। जो कायिक कोशिका होता है उसके बाद में परागनली उसमें पाया जाता है। कायिक कोशिका के अंदर परागनली का निर्माण होता है। जनन कोशिका यह आकार में छोटी होती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। इसमें इसके केंद्र से विभाजन होकर नर युग्मकों का निर्माण होता है। यह केंद्र यानी कि बीच से विभाजन होता है तो नर युग्मकों का निर्माण करता है। उसके बाद हम आज लघु बीजाणु जनन के बारे में जानते हैं। लघु बीजाणु जनन आखिर में है क्या? लघु बीजाणु जनन ऊतक से लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनेगी।
लघु बीजाणु है उससे लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनेगा जो कि अगुणित होता है, जो कि अभी द्विगुणित है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होता है? द्विगुणित होता है। अब इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब भी लघु बीजाणु बनते हैं तो उनके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। लघु बीजाणु बनेगा तो उसके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र के बारे में भी बताए थे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो समान कोशिका होता है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और जो समान से आधा हो जाता है उसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब विभाजन के बाद यह लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, जो 4 खंडों में बटे होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क से ही लघु बीजाणु बनते हैं। थैंक यू दोस्त, यह था मेरा बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 12। मैंने वीडियो विशेष तौर पर बनाया है और आप इसे देखिए और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद दोस्त।